आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो की लेक्चर सीरीज के 8वें पार्ट में, जो लास्ट पार्ट है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, जरूर आप डाउनलोड करिए। नोट्स, एमसीक्यू, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन दिस पार्ट। ओके, सो 1946 में जैसे ही जजमेंट डे होता है, देश में डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारे हमले होते हैं। फाइनली सरकार कहती है कि भैया देखो, हमारी लेबर पार्टी के एटलीस्ट जो हैं वो आपको कहते हैं कि देश आज़ाद कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि देश अगर आज़ाद करेंगे भी तो आप चलाएंगे कैसे देश को। इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने ये करा कि भारत के अंदर कहा कि चलो देश को अगर आप चलाने की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश में आपको इलेक्शन कराने की ज़रूरत है, देश में नया पार्लियामेंट चुनने की ज़रूरत है। आप ये सारी चीज़ें कहाँ से करेंगे? सो दैट इज़ वाई दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होती है हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो पूरी तरीके से कहती है कैबिनेट मिशन को फॉलो करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि भारत में कैबिनेट मिशन आएगा, लॉर्ड क्रिप्स करके और उसके बाद पैथ्रिक करके, लॉरेंस पैथ्रिक करके और एक और व्यक्ति हैं, इनको भारत में भेजा गया। भारत में कहा गया कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों का इलेक्शन कैसे होगा? 10 लाख लोगों पे 1 लाख लोगों को चुना जाएगा। टोटल 389 लोगों को चुना जाएगा। भारत के इंडिपेंडेंट स्टेट जो उस समय 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 296 लोगों को चुना गया। देशी रियासतें जो भारत के अंदर थी उसमें उसमें 93 लोगों को चुना गया। सभी को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जनसंख्या के आधार पे हर जगह पे अलग अलग लोगों को चुना गया। और इस हिसाब से आप कहोगे कि हर एक रेसिडेंट से हमने लोगों को चुनना चालू कर दिया। मेन मकसद हमारा यही था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठेंगे, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से सारा प्रोसेस चला। फाइनली हाल फिलहाल वायसराय 12 फरवरी 1947 के अंदर रिटायरमेंट लेते हैं और उसी टाइम पीरियड पे एक नए गवर्नर जनरल 21 फरवरी 1947 से लेकर लास्ट 15 अगस्त तक, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन करके इनका नाम है, ये नए अपॉइंटमेंट होते हैं वायसराय। और ये कहते हैं कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और 15 अगस्त एक डेट फिक्स कर दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जो है वो 2 हिस्सों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान में। ये चीज़ उन्होंने कमिटमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जैसे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कहते हैं, जैसे टू नेशन थ्योरी बोलते हैं। इसमें हिंदुओं के लिए अलग देश और रेस्ट पार्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो पाकिस्तानियों के लिए बनेगा। इसलिए 2 पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना। अब ऐसे में बहुत सारे कांग्रेस के लोग इससे नाखुश थे, इस थ्योरी से। बहुत सारे मुस्लिम लीग भी कहते थे कि हम मुस्लिम्स के साथ नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर विलीन नहीं होंगे, हमें भारत का हिस्सा बने रहना है। बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी कह रहे थे कि भैया ऐसे में तो हम बुरा बन जाएंगे, इसलिए हम भारत सभी को हिस्सों में देना चाहते हैं। सो दैट इज वाई लॉर्ड माउंटबेटन ने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करा और फिर प्रोसेस पूरी तरीके से भारत में बड़ा पेनफुल हुआ। आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें बताया गया है कि क्या चैलेंजेस हमें हुए थे, फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। गांधी जी ने उस जिस समय हमने 15 अगस्त 1947 में देश में दिल्ली में झंडा फहराया था, उस समय गांधी जी कलकत्ता के अंदर दंगों को क्या कहते हैं ठीक कर रहे थे। गांधी ने 24 घंटे का फास्ट रखा था। गांधी जी हॉस्पिटल, बहुत सारे कैंपों के अंदर विजिट कर रहे थे, क्योंकि बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर बहुत सारे दंगे हो रहे थे। अब ऐसे दंगे में हुआ क्या, गांधी जी पूरे भारत को एक करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसमें से नाथूराम गॉडसे जो है उसने गांधी जी को गोली मार दी थी, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम्स का ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। आज की डेट में बहुत सारे लोग गांधी जी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत सारे लोग गॉडसे को बहुत बुरा मानते हैं, बहुत सारे लोग गॉडसे को बहुत अच्छा भी समझते हैं। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे ना, जिनका पॉलिटिकल करियर अगर देखा जाए और राष्ट्रीय आंदोलन में और इस चैप्टर में उनका इतिहास देखा जाए तो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया गांधी जी कुछ हैं जब भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो आपको क्यों पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के अंदर, है ना। सो दैट इज वाई गांधी जी के बारे में कुछ लोगों ने अच्छी लाइनें लिखी, जैसे यहाँ पे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या लिखते हैं। आई बिलीव दैट गांधीज व्यू were the most elegant of all politician men of our time. We should strive to do things in his spirit, not to use violence in fighting for our cause, but they non-participating in anything you believe in evil. मतलब बहुत अच्छी बात गांधी जी कहते हैं। गांधी जी का व्यू जो है उनके टाइम पीरियड में बहुत अलग था। उन्होंने कहा, उन्होंने जो वायलेंस नहीं करा, मतलब कभी भी लड़ने के लिए वायलेंस का यूज़ नहीं करा, और दूसरा वो किसी ऐसी पाप की चीज़ों में, हिंसक चीज़ों में बिलीव नहीं रखते थे
जो और लोग रखते हैं। इवन उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को अमेरिका के लिंकन की तरह कंपेयर करने की कोशिश करी। तो सलूट है गांधी जी को, आप सभी को। गांधी जी की पूज्य तिथि 2 अक्टूबर, जिस दिन वो पैदा हुए थे, ज़रूर मनानी चाहिए। और हमारे भारत के नेशनल लीडर भी थे वो, और नेशनल हमारे फादर तो वो है ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो दिस इज इट दिस चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी मिलते हैं। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो जल्दी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।